Hello everyone, this is Saurav and welcome to the one-shot revision series of your class 12 NCERT Legal Studies book which we are doing for your CBSE Board 2025 examinations. Okay, so we are moved towards your unit 4. यूनिट 3 हमने पूरी कर लिया जो 4 पार्ट की यूनिट थी. ओके, जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, आईपीआर लॉज और प्रॉपर्टी लॉज को डिस्कस किया था. नाउ द यूनिट 4, इसका जो नाम है वो जनरल लॉज है. ओके, तो इसके अंदर शुरुआत में लॉ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई है जिसका वन शॉट रिवीजन हम आज करने वाले हैं. उसके बाद में यूनिट 4B जो है दैट टॉक्स अबाउट कंपनी लॉज जो फॉर्म्स ऑफ लीगल एंटिटीज है. ओके, उसके बाद में यूनिट 4C इज अबाउट क्रिमिनल लॉज इन इंडिया. ओके, तो जनरल लॉज नाम की ये यूनिट है. इसके वन शॉट रिवीजन सीरीज हम करेंगे. उसके बाद में वी विल मूव टुवर्ड्स यूनिट 5, 6 एंड 7 एंड 8. ओके, उसके बाद में आपका जो भी सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा और 10 फरवरी से पहले मैं ये सारे के सारे अपलोड कर दूंगा. आपका जो एग्जाम है वो 3 मार्च को है ना, तो उससे पहले मैं ये सारे अपलोड कर दूंगा. ओके, इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम सौरभ राज बिवाल. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग. ओके, तो ये वाली जो सीरीज है आई एम डूइंग इट फॉर द सेक कि देर वॉज नो कॉन्टेंट ऑन दिस न्यू बुक ऑन द इंटरनेट. ओके, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ. और मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं इसी चैप्टर के ऊपर, 2 पार्ट्स के अंदर वीडियोस बनाए थे, तो उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा. अगर आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वीडियोस चाहिए तो वो वीडियोस आप रेफर कर सकते हो. अदरवाइज इसके अंदर भी कुछ कम नहीं रहेगा, चैप्टर तो पूरा इसके अंदर भी कवर हो जाएगा. ओके, मूविंग फॉरवर्ड विद द कंटेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो कंटेंट कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं. तो इनिशियली वी विल डिस्कस अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो पहली जो स्लाइड है इट विल बी मोर ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस की स्लाइड. ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे. देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन लॉ, ऑब्वियसली वी आर नॉट रीडिंग पॉलिटिकल साइंस, वी आर रीडिंग लीगल स्टडीज, तो लॉ की तो बात आनी ही है. तो लॉ के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, व्हाट एग्जैक्टली आर दो 17 गोल्स हम डिस्कस करेंगे. देन वी विल सी अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जो यूएन की साइट के ऊपर एक पिक्चर डली हुई है, वो 17 जो गोल्स है उनकी वो हम देखेंगे एक बार, व्हाट एग्जैक्टली आर दो 17 गोल्स. ओके, देन इनिशिएटिव्स अंडर इंटरनेशनल सिनेरियो. ओके, कि जब दुनिया को पता चला कि इन्वायरमेंट सच में डिग्रेड होने लग गया है, ठीक है, वी नीड टू टेक एक्शंस ऑन द इन्वायरमेंट, तो बहुत सारे डिक्लेरेशंस होने लग गए. जैसे रियो डिक्लेरेशन 1992 के अंदर हुआ, इसके अंदर स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर एक 1972 के अंदर डिक्लेरेशन हुआ था, वो डिस्कस करेंगे इस वाली स्लाइड के अंदर. ओके, उसके बाद में एजेंडा 21 डिस्कस हुआ था रियो डिक्लेरेशन 1992 के अंदर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क था, तो दैट वी विल डिस्कस. उसके बाद में प्रोविजंस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, उसका एक एक्सटेंशन निकलता है दैट इज राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, दैट वी विल डिस्कस. ओके, देन द लीगल मैकेनिज्म्स इन इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो प्रोविजंस है ही, उसके अलावा गवर्नमेंट ने काफी सारे लॉज भी पास कर रखे हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन द इंपॉर्टेंट लीगल फ्रेमवर्क्स दैट वी विल डिस्कस. ओके, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, उसके बाद में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, तो इसके अंदर एक तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आ जाता है और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आ जाता है. इनके ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे. एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, तो ये सारे के सारे कंटेंट्स रहने वाले हैं. सारे के सारे जो एक्सट्रैक्ट्स है वो आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है. ओके, तो आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर और वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, you won't be requiring to refer any kind of material or any kind of help for your board examination preparation. Okay, now starting the journey of this particular chapter. Okay, तो स्टार्ट करते हैं अपन. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये देखते हैं. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहली बार डिफाइन किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1987 के अंदर. तो देखो, शुरुआत होते ही हमें एक एमसीयू का क्वेश्चन मिल चुका है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ डिफाइन हुआ था. तो आंसर विल बी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1987. ओके, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसकी डेफिनेशन ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. ओके, तो प्रेजेंट की इकोनॉमिक नीड्स को भी हमें मीट करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस. दैट मींस कि वी हैव टू डेवलप इकोनॉमिकली इन सच अ वे कि आने वाली जो जनरेशंस है वो एक तरीके से लैक ना कर जाए. जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम है, ओके, कोल है, तो वो एक तरीके से लिमिटेड है, उनको वापस नहीं बनाया जा सकता. तो आज हम जिस तरीके से रैपिडली ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमिक वे में,
तो हम उन फॉसिल फ्यूल्स को बहुत फास्ट वे के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो देखो अगर हम उन्हें इसी तरीके से कंज्यूम करते रहे तो वो एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो आने वाली जनरेशन्स के लिए तो कुछ नहीं बचेगा। तो हमें सस्टेनेबली डेवलप करना है। इसका मतलब ये है कि उन फॉसिल फ्यूल्स को इस तरीके से यूज करो कि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचे रहे और हमारे भी काम आ जाए। ओके, तो दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू अचीव लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ बाय लॉवरिंग द इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, ये भी एक फैसेट है इसका, बाय रिड्यूसिंग एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन इन ऑर्डर टू एंश्योर अ बेटर लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ओके, इसके अलावा हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना है बाय लोअरिंग द इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के ऊपर जो इंपैक्ट आ रहा है उसको कम करना है, बाय रिड्यूसिंग एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन इन ऑर्डर टू एंश्योर अ बेटर लाइफ फॉर हुम फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, फ्यूचर जनरेशंस के लिए बेटर लाइफ हमें इंश्योर करनी है। ऐसा नहीं कि हम इन्वायरमेंट को इतना ज्यादा खराब कर दें कि आने वाली जनरेशंस के लिए रहना मुश्किल हो जाए। ओके, तो दिस इज अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ वी विल डिस्कस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन लॉ। ओके, नहीं, एग्जांपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सॉरी। ओके, तो एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला तो है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी तो आप समझते ही होंगे कि अगर फॉसिल फ्यूल्स को बचाना है और इन्वायरमेंट पे भी तो कितना इंपैक्ट पड़ता है ना। अगर पेट्रोल बहुत ज्यादा आप जला रहे हो या डीजल बहुत ज्यादा आप जला रहे हो या फिर कोल का बहुत ज्यादा कंजप्शन आप कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वायरमेंट पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, कार्बन इमिशंस बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे। तो अगर सोलर एनर्जी का आप यूज कर रहे हो तो एक तो आप फ्यूचर जनरेशंस के लिए फॉसिल फ्यूल्स को सेव कर रहे हो, ये तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात क्या है कि आप इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी इंपैक्ट पड़ रहा है उसको कम कर रहे हो। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद में क्रॉप रोटेशन, तो इसको मैं रीड आउट कर देता हूं सेकंड पॉइंट को, प्लांटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन सेम लैंड ऑन अ रोटेशनल बेसिस फॉर इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। ओके, तो सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए अलग अलग क्रॉप्स उगाना सेम जमीन पे ताकि सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती रहे। ओके, तो दिस इज क्रॉप रोटेशन, तो इट इज एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद में प्रोमोटिंग क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रीफाइंग vehicles and replacing them with non-polluting options such as bicycles। ओके, तो कारों को और मतलब मोटरसाइकिल्स को बदलना विथ ई व्हीकल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये जो ई बसेस आती है ना इनसे बदलना, तो इसको अपन क्या कहते हैं, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ओके, उसके बाद में यूजिंग नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग टू अवॉइड सिंथेटिक टेक्सटाइल्स। ओके, तो जो ये सिंथेटिक टेक्सटाइल्स होते हैं ना, जो ये मतलब टी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं जो सिंथेटिक फाइबर की बनी हुई होती है, वो बायोडिग्रेड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। लेकिन जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, कॉटन वगैरह के फाइबर्स होते हैं, वो बायोडिग्रेड बहुत ज़्यादा आराम से हो जाते हैं, बहुत आसानी से सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, 4-5 साल ही लगते हैं उन्हें। जबकि सिंथेटिक फाइबर्स तो 400-500 सालों तक भी मिक्स नहीं हो पाते। ओके, तो दिस इज नोन एज सस्टेनेबल फैशन। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन लॉ। ओके, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ और इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन अप्रोच टू इकोनॉमिक प्लानिंग दैट अटेम्प्ट्स टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ while preserving the quality of the environment for future generation। तो sustainable development is basically economic growth in such a way that the needs of the future generations are being catered। okay, now the Stockholm Declaration 1972, तो देखो हुआ क्या था गाइस कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, ये जितना भी इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट आना चालू हुआ है, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ही देन है। तो ये 1850s के आसपास स्टार्ट हुआ था। ओके, 1850s के आसपास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया के अंदर स्टार्ट होना चालू हो गया था। तो शुरुआत में इसका फायदा किसको मिला, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्हीं को मिला, वेस्टर्न कंट्रीज को इसका फायदा मिला। ओके, बाद में और देशों ने इंडस्ट्रियलाइज करना चालू किया, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने तो बहुत जल्दी इकोनॉमिकली ग्रो कर लिया और बाकी देश अब इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं, जैसे इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, उसके अलावा नाइजीरिया हो गया, पाकिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, तो दीज कंट्रीज स्टार्टेड इंडस्ट्रियलाइजिंग क्वाइट लेटर। ओके, तो बाई द टाइम ऑफ 1970s, 1970 आते आते द वर्ल्ड रियलाइज्ड कि यार इन्वायरमेंट पे कोई ना कोई तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। समझ गए, इतना सारा जो कार्बन इमिशन हो रहा है, इतना सारा जो फैक्ट्री इमिशन हो रहा है, कोई ना कोई तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये कौन से साल तक हमें पता लगने लग गया, 1970 तक। ओके, तो हमने पहला इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉन्फ्रेंस कब किया, स्टॉकहोम के अंदर 1972 के अंदर। ओके, तो इट इज अ ग्लोबल ट्रीटी, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972, इट इज अ ग्लोबल ट्रीटी दैट एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट
फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ओके, तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स नाम से कोई चीज होती है, तो इट इज नॉट अ साइंस क्लास, इट इज अ लॉ की क्लास, तो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो इनटू द टेक्निकलिटीज ऑब्वियसली, ठीक है। तो लॉ के अंदर यही होता है गाइस कि अगर इस तरीके की कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आ जाती है जो लीगल टर्मिनोलॉजी नहीं है, तो मतलब वी हैव टू ग्रैस्प दैट, ठीक है। तो इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना पड़ता, दैट इज द एग्जैक्ट सिनेरियो। तो इसका मेन एम यही था इस स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का कि ये जो पीओपी है, जो ब्लू फॉन्ट्स के अंदर लिखा हुआ है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इनके इफेक्ट से ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये ट्रीटी करी गई थी, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट कन्वेंशन टू डिस्कस द इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑन द ग्लोबल स्केल। और उसके बाद में इस डिक्लेरेशन ने एक प्रोक्लेमेशन दिया, द डिक्लेरेशन प्रोक्लेम सर्टेन ट्रूथ्स इंक्लूडिंग मैन इज द क्रिएटर एज वेल एज द माउल्डर ऑफ हिज सराउंडिंग्स, ठीक है। तो एक सच बोला गया इस कन्वेंशन के अंदर कि मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज सराउंडिंग्स एज वेल एज द डिस्ट्रॉयर। ओके, तो ये तभी मैंने रेड फॉन्ट्स के अंदर लिखा है कि भाई जो भी है सच है, ठीक है। उसके बाद में द डिक्लेरेशन ऑल्सो फोकसेज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। तो दिस डिक्लेरेशन ऑल्सो फोकस्ड कि भाई हमें इन्वायरमेंट को तो प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो दिस वाज द फर्स्ट एवर स्टेप टेकन ऑन द ग्लोबल स्टेज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 है। उसके बाद में 20 साल तक हमने कुछ नहीं किया, 20 साल तक हम सोते हुए रह गए। ओके, तो फिर रियो डिक्लेरेशन आया 1992 के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। रियो डिक्लेरेशन जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, तो दीज SDGs are a collection of 17 interlinked goals that provide a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet and now and into the future। okay, तो ये इंटरलिंक्ड गोल्स है, सारे के सारे आपस में अटैच्ड है, ठीक है। और ये किस चीज का ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करवाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल एंड द प्लैनेट now and into the future। okay, so these are known as sustainable development goals. They are also known as global goals. SDG framework was adopted by the United Nations in 2015 as the universal call for action to सबसे पहले प्रोटेक्ट द प्लेनेट, नंबर 2 एंड पॉवर्टी, नंबर 3 एंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय 2030। ओके, तो 2015 के अंदर पेरिस कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी पेरिस के अंदर 2015 के अंदर। ओके, तो ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक्स्ट्रा नॉलेज ही है। पेरिस के अंदर ये एक कन्वेंशन हुआ था COP नाम से, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP। तो उसके अंदर ये अडॉप्ट किए गए थे और जो डेडलाइन है इनकी वो 2030 है। तो मेन गोल्स क्या है, प्रोटेक्ट द प्लेनेट एंड पॉवर्टी, और उसके बाद में इंश्योर पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बाई 2030। वैसे 2030 तो आ गया और फिर उसके बाद में 2030 आते ही एक और मीटिंग होगी और उस टाइम पे बहाना मार देंगे कि बीच में कोविड आ गया था, इस वजह से अचीव नहीं कर पाए, नहीं तो हम तो अचीव कर लेते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, सारे के सारे पॉलिटिशियंस ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग मिलके वापस बहाना मार देंगे। बट हाँ, वॉट एवर इट इज, ये 2015 के अंदर प्लान बनाया गया था कि 2030 तक हम ये अचीव कर लेंगे, ऑल्दो अचीव कुछ नहीं हो पाया। अब अगले जो स्लाइड है उसके अंदर वो सारे के सारे गोल्स मैं बताऊंगा आपको। टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, द क्रिएटिविटी, नो हाउ, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम ऑल सोसाइटी आर नेसेसरी। ठीक है, तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो क्रिएटिविटी चाहिए, नो हाउ कि मतलब भाई कैसे अचीव करना है, एक जानकारी भी होनी चाहिए, उसके बाद में टेक्नोलॉजी भी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए और सबके पास होने चाहिए, फ्रॉम ऑल द सोसाइटी आर नेसेसरी। ओके, तो दिस इज द सिनेरियो रिगार्डिंग द एसडीजी और द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नाउ दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मैं एक एक करके आपको बता देता हूं कौन कौन से गोल्स हैं, इनको ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। तो पहला गोल जो है दैट इज नो पॉवर्टी, ठीक है, कोई गरीबी नहीं रहनी चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। ओके, उसके बाद में जीरो हंगर बाय 2030, फिर उसके बाद में थर्ड वन इज ग्लोबल गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, थर्ड जो गोल है वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल द पीपल लिविंग ऑन द प्लेनेट। उसके बाद में क्वालिटी एजुकेशन इज द फोर्थ गोल, फिफ्थ गोल इज जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ गोल इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, उसके बाद में सेवंथ गोल इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ गोल इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद में नाइन्थ जो गोल है वो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
10th गोल है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटीज, ठीक है, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज, रेस बेस्ड इनइक्वालिटीज, ये सब नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में 11th गोल है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12th गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। 13th गोल है क्लाइमेट एक्शन। 14th है लाइफ बिलो वाटर, मतलब ओशियन वाटर का भी ध्यान रखना है हमें, ऑल्दो हमने 5% ओशियन ही एक्सप्लोर किया आज तक, ठीक है, फिर भी ये गोल बना लिया जो 2030 तक हमें अचीव करना है। उसके बाद में 15th इज लाइफ ऑन लैंड। 16th इज पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और 17th है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ओके, तो दीज ऑल आर द गोल्स। अब आप ही बताइए कि मतलब अचीव हो पाएंगे 2030 तक, या फिर और डेडलाइन ले ली जाएगी, या फिर कोई और बहाना निकाल दिया जाएगा। इट्स अप टू यू गाइस, but whatever it is, these all are the 17 sustainable development goals which the United Nations decided in which year? 2015 पेरिस कन्वेंशन। ओके, पेरिस के अंदर ये डिसाइड किए गए थे, और डेडलाइन क्या थी इनकी? 2030। ओके, तो दीज वर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द इनिशिएटिव्स अंडर द इंटरनेशनल सिनेरियो। तो हम स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 तो पढ़ ही चुके हैं। फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, उसके बाद में हम सो गए थे 20 साल तक, 20 साल तक हमने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद में आता है रियो डिक्लेरेशन ऑफ 1992। ओके, फिर 20 साल बाद में हमें पता चला कि यार इन्वायरमेंट तो सच में खराब हो रहा है, हमें तो कुछ करना चाहिए, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED नाम की एक कॉन्फ्रेंस कराई, जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। ये कहाँ पे हुई? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर, ठीक है। तो ये वाली कॉन्फ्रेंस कराई गई, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, तो the conference marked the 20th anniversary of the first ever international human environment conference in Stockholm, Sweden, 1972। तो इसकी 20th एनिवर्सरी पे हमने ये कॉन्फ्रेंस कराई, 20 साल तक हमने कुछ नहीं किया था। उसके बाद में द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 179 कंट्रीज। तो अब की बार 179 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इसको अटेंड करने के लिए आए, क्योंकि अब सच में इन्वायरमेंट जो है वो एक सीरियस मुद्दा बनने लग गया है। क्योंकि देखो अंटार्कटिका के ऊपर वो जो एक ओजोन लेयर के अंदर जो होल बन गया है वो भी आइडेंटिफाई हो गया था। उसके अलावा ग्लोबल टेम्परेचर्स के अंदर जो राइज हो रहा है ये भी लोगों को पता लग गया था। तो ऑल दीज थिंग्स वाज देयर। तो सीरियस इशू बन चुका था एनवायरनमेंट 1992 आते हुए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई 179 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इसको अटेंड करने के लिए आए। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ रियो अर्थ समिट was to formulate a blueprint for global action on environment and development issues। okay, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एक ब्लूप्रिंट बनाओ फॉर ग्लोबल एक्शन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज, कि भाई डेवलपमेंट तो करना ही है और साथ में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी हमें करना है, तो वी हैव टू फ्रेम आउट अ ब्लूप्रिंट। ओके, तो दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रियो डिक्लेरेशन। अब रियो डिक्लेरेशन को थोड़ा बहुत और डिस्कस करते हैं हम, इसका कंटिन्यूड वर्जन पढ़ते हैं। तो दिस डिक्लेरेशन रिकॉग्नाइज्ड दैट इंटीग्रेटिंग एंड बैलेंसिंग द इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन मीटिंग आवर नीड्स इज वाइटल फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ। तो क्या कहा गया इसके अंदर कि भाई मतलब हमें इंटीग्रेट और बैलेंस करना पड़ेगा इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को, ठीक है। तो इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ और उसके बाद में एनवायरमेंटल कंसर्न्स, इनको बैलेंस आउट नहीं किया जाएगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और इस प्लैनेट को बचाना इस प्लैनेट को बचाने में बहुत दिक्कत आने लग जाएगी, ठीक है। और ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। द अर्थ समिट जो रियो डिक्लेरेशन है रिजल्टेड इन सम मेजर एक्शंस बाय द कंट्रीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब इन फॉर्म ऑफ कन्वेंशन एंड रिजोल्यूशंस। तो बहुत सारे कन्वेंशंस किए गए, बहुत सारे रिजोल्यूशंस लिए गए। तो ये 5 कन्वेंशंस और रिजोल्यूशंस है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तो है एजेंडा 21, जो अगली स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे डीप के अंदर। ओके, बाकी जो 4 कन्वेंशंस है इनके सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, तो आपको सिर्फ ये याद करने हैं, इनके ऊपर कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया हुआ है। ओके, एजेंडा 21 अपन अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे, वो आपकी बुक के अंदर वेल डिस्कस्ड है, तो वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। ओके, तो फर्स्ट वन इज एजेंडा 21। उसके बाद में सेकंड क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। उसके बाद में
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिर उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ओके। उसके बाद में कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 5 रिजोल्यूशन और कन्वेंशंस उस टाइम पे किए गए, रियो डिक्लेरेशन 1992 के अंदर, और एजेंडा 21 है वो अब हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड के अंदर, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एजेंडा 21। एक बार एजेंडा 21 के बारे में हम देख लेते हैं। तो एजेंडा 21 वाज वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग प्रोग्राम्स कॉलिंग फॉर द एक्शन स्ट्रेटेजीज, ठीक है। काफी डेयरिंग प्रोग्राम था एंड वन ऑफ अ लैंडमार्क प्रोग्राम, ठीक है। इट फोकस्ड ऑन न्यू मेथड्स ऑफ एजुकेशन, न्यू वेज ऑफ प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, ओके। तो एक तरीके से नए नए वेज और नए नए मेथड्स इसके अंदर डिस्कस किए गए। तो बेसिकली ये था कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की इसके अंदर बात हुई थी, कि मतलब यार शुरुआत में क्या होता था कि जब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात आती थी ना, तो जो ये डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, ये एकदम से मना ही कर देते थे। और इनका भी रीजन एक तरीके से समझ में आता है यार, कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1850s के अंदर आना चालू हुआ, तो जो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है इनको फायदा ही नहीं मिला, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज की कॉलोनीज हुआ करती थी, ठीक है। इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो इंडिया को कभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फायदा टाइम पे मिला ही नहीं था। अब आज इंडिया को कोई कह दे कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करना बंद कर दो, आप रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद कर दो एकदम से, क्योंकि कार्बन इमिशंस हो रहे हैं, तो इंडिया तो मना ही करेगा ना कि यार हमें तो आज फायदा मिलना चालू हुआ है 20-25 साल पहले, ठीक है। 1991 के अंदर हमने वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया था, एलपीजी। उसके बाद में कोई हमारी इकोनॉमी ग्रो होना चालू हुई, और आज भी हम कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, ओके। तो हम क्यों बंद कर दें, ओके। आप लोग बंद करो, तो एक तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज पे डाल दिया जाता था पूरा का पूरा भार इसका, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का, ओके। तो एजेंडा 21 के अंदर बोला गया कि भाई सबको मिलके करना पड़ेगा ये जो काम है, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाला, एक इंसान से नहीं होगा या एक देश से नहीं होगा। तो दैट वाज द सिनेरियो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो थोड़ा बहुत प्रयास करो, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो थोड़ा ज्यादा प्रयास करे, इस तरीके से मिलके एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो पाएगा। ये मेनली एजेंडा 21 के अंदर कहा गया था, ओके। So the implementation of Agenda 21 was reaffirmed in the World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg in 2002। तो जो भी बातें हुई थी वो 10 साल बाद में एक वर्ल्ड समिट हुई, तो एजेंडा 21 के अंदर जो भी बातें हुई थी उनको रीअफर्म किया सारे देशों ने कि हाँ भाई हम वापस इनको मानने के लिए तैयार है। एजेंडा 21 फोकसेज ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था 2 मिनट पहले जो मैं राम कथा बोल रहा था वही है, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एज वन ऑफ द मेजर प्रीरिक्विजिट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सबको मिलके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एक कंट्री इसको अचीव नहीं कर सकता, या फिर कुछ डेवलप्ड कंट्रीज मिलके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को अचीव नहीं कर सकते। Attaining sustainability therefore requires addressing the issues of development at local, regional and global levels simultaneously by all segments of the society। तो अगर sustainability हमें अचीव करनी है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें लोकल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा, और ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को काम करना पड़ेगा, तभी ये अचीव हो पाएगा। कोई एक देश या कोई एक कॉन्टिनेंट या फिर कोई एक रीजन ये काम करेगा तो ये अनअचीवेबल है, ओके। तो दैट वाज सेड इन द एजेंडा 21। दस द की ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बीइंग to improve human well-being and to sustain these improvements over a period of time। मतलब improve करना है ह्यूमन वेलबींग को और उसको सस्टेन भी करना है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने कार्बन इमिशंस कम कर लिए और उसके बाद में हम वापस रिलैक्स हो गए, ठीक है, वापस हमने उन्हें बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। हमें कम करना उनको और उसको सस्टेन भी करना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके एंड वर्ल्ड कम्स टू द नॉर्मल पेस जो वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले हुआ करता था, ठीक है। So this remains the focus of the Agenda 21, okay। तो this is the scenario of Agenda 21। Now the next topic is provisions under Indian Constitution। वैसे एक चीज है गाइस कि मतलब ये शायद 50वां वीडियो होगा मेरा, मैं 40-50 वीडियो शूट कर चुका हूँ। नाउ आई हैव स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग मोर। पहले तो मैं ऐसे आता था और ये पढ़ पुढ़ा के चला जाता था, अब मैं थोड़ा बहुत बोलने लग गया हूँ। आई डोंट नो व्हाई, सही है या गलत है, कोई कमेंट कर देना यार अगर कोई यहाँ तक पहुँच रहा है। वैसे तो बहुत कम बच्चे देखते हैं मेरे वीडियोस, लेकिन यहाँ तक अगर कोई पहुँच गया इस लाइन तक, प्रोविजंस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली स्लाइड तक कोई पहुँच गया, तो बता देना कि मतलब बोलना है या फिर समझाना है या फिर काम से काम रखूं। आई वॉन्ट योर फीडबैक ऑनेस्टली, कि जो भी मैं इधर उधर की बातें करता हूँ वो सही है
या फिर गलत है? तो इफ एनीवन इज रीचिंग टिल नाउ तो जस्ट टेल मी, ओके। तो प्रोविजंस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो देखो तीन चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। एक तो फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3, ठीक है, दैट इज फंडामेंटल राइट, ठीक है, FR लिख देता हूं मैं उसे, राइटिंग तो मेरी खराब ही है। उसके बाद में एक DPSP है और एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, जो सिटीजन्स के लिए है। उस तो देखो इंडियन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21 इंश्राइन द राइट टू लाइफ, ठीक है, आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ है ही, वी ऑल नो दैट। उसके बाद में दिस आर्टिकल इन इट्स वाइडर इंटरप्रिटेशन इनकम्पासेस राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एज एन इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो राइट टू लाइफ का एक फर्दर इंटरप्रिटेशन निकलता है जिसको हम राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी कहते हैं, ओके। तो दैट इज वन ऑफ द प्रोविजन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21, इसका फर्दर इंटरप्रिटेशन निकलता है, दैट इज राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ओके। उसके बाद में आर्टिकल 38 shoulders the state with the responsibility of maintaining social order for ensuring a welfare state, okay, this is only possible with the people living in a pollution free environment। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है कि गवर्नमेंट को एक वेलफेयर स्टेट मेंटेन करना है, तो वेलफेयर स्टेट तभी हो पाएगा जब क्लीन एनवायरनमेंट रह पाएगा। तो ये भी एक फर्दर इंटरप्रिटेशन है इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, ओके। उसके बाद में आर्टिकल 51A क्लॉज G, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये वाला जो आर्टिकल है ये क्या कहता है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, टू हैव कंपेशन विद फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। तो हम सबकी ड्यूटी है बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ, और है ना जो भी लिविंग क्रिएचर्स है उनकी तरफ एक कंपैशन रखना है, मतलब सहानुभूति की भावना रखनी है, ओके। तो दीज आर द प्रोविजंस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में एक और आर्टिकल है जो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था, ठीक है, दैट इज आर्टिकल 48A। ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, DPSP है ये, ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 के अंडर ही आता है ये। तो इट वाज इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट इन 1976। तो दिस सेज दैट प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो द स्टेट, दैट मीन्स सरकार, शैल एंडिवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो सरकार को क्या करना है, सरकार को प्रोटेक्ट और इंप्रूव करना है एनवायरनमेंट को और सेफगार्ड करना है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री को, ओके। उसके बाद में इट रिक्वायर्स स्टेट टू अडॉप्ट फॉलोइंग पॉलिसीज, ठीक है। तो सरकार को दो तरीके की पॉलिसीज अडॉप्ट करनी है। तो पहली तो है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, ठीक है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि जिन चीजों के ऊपर बैन लगा सकते हो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, उन चीजों के ऊपर बैन लगा दो, ओके। जैसे कि प्लास्टिक बैग्स है तो उनके ऊपर बैन लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कपड़ों के और पेपर के बैग्स यूज किए जा सकते हैं प्लास्टिक बैग्स की जगह, तो ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी होगी, ठीक है। तो दिस इंपोजेस बैन ऑन द थिंग्स विच लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एग्जांपल बैन ऑन द यूज ऑफ लीडेड पेट्रोल और बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ओके। और फिर उसके बाद में इंप्रूविनिस्टिक पॉलिसी। इंप्रूविनिस्टिक पॉलिसी क्या है कि कई चीजें ऐसी होती है जिनके ऊपर बैन नहीं लगाया जा सकता, बैन तो उनको किया ही नहीं जा सकता लेकिन इंप्रूव तो किया जा सकता है, तो बैन मत लगाओ लेकिन इंप्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। तो दिस रेफर्स टू अल्टरनेटिव्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एग्जांपल क्या है, यूज ऑफ CNG और लो सल्फर फ्यूल, ठीक है। पेट्रोल और डीजल की जगह CNG का यूज करो या फिर लो सल्फर फ्यूल का यूज करो। और फिर उसके बाद में ट्री प्लांटेशन इन इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे इंडस्ट्रीज को तो हम बंद नहीं कर सकते लेकिन इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर ट्री प्लांटेशन ज्यादा करो ताकि जो भी मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट वहां से निकल रहा है या इंडस्ट्रियल स्मोक वहां से निकल रहा है उसका इफेक्ट कम हो सके। तो ये इंप्रूवनिस्टिक पॉलिसी और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जिन चीजों को बैन किया जा सकता है आराम से उनको बैन कर दो, ओके। तो दिस इज द आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके। तो दीज आर द प्रोविजंस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द लीगल मैकेनिज्म इन इंडिया। तो देखो सबसे पहले इंडिया के अंदर इन्वायरमेंटल लॉ को डिफाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक केस के अंदर, वो था KM चिन्नप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो द सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड इन्वायरमेंटल लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड कंट्रोल और प्रिवेंट एनी एक्ट और ओमिशन पॉल्यूटिंग और लाइकली टू पॉल्यूट द एनवायरमेंट, ठीक है। तो क्या बोला इन्वायरमेंट लॉ के बारे में, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, ठीक है।
कि इन्वायरमेंटल लॉ इज बेसिकली एक जरिया फॉर द गवर्नमेंट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, और कोई भी एक्ट और ओमिशन को रोकने के लिए जो या तो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है या फिर पॉल्यूट कर सकता है इन फ्यूचर. ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया in the case of KM Chinnappa versus Union of India. Okay, it was with the enactment of Environment Protection Act of 1986 that a concrete step has been taken for combating the modern day challenges in the environment protection and improvement. ठीक है, तो 1986 के अंदर गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था. तब से थोड़े बहुत कॉन्क्रीट स्टेप लिए जाने लगे हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर. ओके, उससे पहले भी लेजिस्लेशन थे, एयर एक्ट और वाटर एक्ट जो है वो पहले पास हो गए थे, लेकिन ये वाला जो लॉ आया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके बाद में थोड़े बहुत जो मतलब सरकार का जो रवैया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ वो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट हो गया. और ये हुआ कब था, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना 1984 के अंदर, उसके बाद में ये थोड़ा सा चेंज हुआ. ओके, प्रायर टू द एनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिजीम वाज मोर रेगुलेटरी इन नेचर. तो इस लॉ के पास होने से पहले इंडिया के अंदर जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है इट वाज मोर रेगुलेटरी इन नेचर. इतने ज्यादा कोई लॉज स्ट्रिक्ट नहीं थे हमारे देश के अंदर. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज द इंपॉर्टेंट लीगल फ्रेमवर्क्स. तो एट प्रेजेंट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया comprises of the following legislations and regulatory bodies. तो देखो ये सारे के सारे लॉज है. तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, एयर एक्ट 1981, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इसको कहते हैं, ठीक है, ये 1981 के अंदर पास हो गया था. वाटर एक्ट ऑफ 1974, ठीक है, तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इसे कहते हैं, 1974 का लॉ है. उसके बाद में नॉइज पॉल्यूशन रूल्स, ये 2000 का लॉ है. उसके बाद में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2010 और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001. ओके, तो दीज 6 लेजिस्लेशंस आर देयर. तो डीप में तो जो डिस्कस हुआ है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ही है. उसके अलावा जो एयर एक्ट और वाटर एक्ट और ये 2 लॉज है, ये आपके सीपीसीबी और एसपीसीबी जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके अंदर डिस्कस हुए. बाकी जो 3 लेजिस्लेशन है ये इतने डिस्कस नहीं हुए हैं, तो दे आर नॉट प्राइमरीली नेसेसरी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव. बस इनके ऊपर एक बार नजर मार लो. ना तो एनसीईआरटी बुक के अंदर इनके बारे में ज्यादा दिया हुआ है, ना ही कोई नोट्स इनके दिए हुए हैं. तो बस आपसे पूछ लेगी इंपॉर्टेंट लीगल फ्रेमवर्क कौन से, तब इनके बारे में लिख के आना है, या फिर इनके ऊपर नजर ही नहीं मारनी है. ठीक है, इसके अलावा इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है. ओके, तो दैट इज द सिनेरियो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. तो ये कैसे पास किया गया था, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तो आपको शायद पता ही होगा. इन द वेक ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कोई भी लॉ पास करने की. ओके, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के अंदर मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है भोपाल, वहां पे एक यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी हुआ करती थी, यूसीसी नाम से. उसका एक प्लांट था, एक फैक्ट्री थी. तो वहां पे मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का कोई गैस लीक हो गया था, तो उससे 10,000 लोगों की मौत हो गई थी और 1 लाख के आसपास ये जो जानवर वगैरह होते हैं ना, मवेशी, इनकी डेथ हो गई थी. ओके, तो उसके बाद में गवर्नमेंट को लगा कि नाउ इट्स हाई टाइम वी हैव टू पास अ लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. तो इसलिए ये वाला लॉ पास किया गया था इन 1986. ओके, तो द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द human environment relating to the protection and improvement of the human environment and prevention of hazards of human activities for economic development to human beings and other living creatures, plants and property. Okay, तो इसका जो पर्पज है वो मेनली यही है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उनके जो हैजार्ड्स हो रहे हैं ह्यूमन लाइफ और अदर क्रिएचर्स की लाइफ पे, उनको एक तरीके से कॉम्बैट करना और प्रोटेक्ट करना. ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग कि दिस एक्ट इज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन. अब अम्ब्रेला लेजिस्लेशन क्या होता है, जो पुराने लॉज थे, वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है और ये जो नॉइज पॉल्यूशन एक्ट है और उसके अलावा जो ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट है, उनके लिए एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन का काम करता है. उनके लिए फ्रेमवर्क्स और एक मॉडल गाइडलाइंस का ये काम करता है, ये वाला जो लॉ है. ओके, तो दिस इज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन डिजाइन टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज एस्टेब्लिश्ड अंडर प्रीवियस लॉज, दैट इज एयर एक्ट एंड वाटर एक्ट,
एज द वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट। ओके, तो ये तो लिखा हुआ ही है, मैं पहले ही बोल गया गलती से, ठीक है। उसके बाद में इंडिया लाइक अदर डेवलपिंग नेशंस इज फेसिंग एन अलार्मिंग कंसर्न in environmental degradation due to economic activities, at the same time the control mechanisms are weak। ठीक है, तो इंडिया भी बाकी देशों की तरह अलार्मिंग कंसर्न फेस कर रहा है, और जो डिफेंस मैकेनिज्म है या फिर कंट्रोल मैकेनिज्म है हमारा इन चीज़ों के ऊपर, वो वीक है। ठीक है, तो हमें भी रैपिडली ग्रो करना है इकोनॉमिकली, बट हमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, और इस चीज़ को हम मैनेज नहीं कर पा रहे एक तरीके से। तो दैट इज द सिनेरियो। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। ओके, तो दिस इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। ओके, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये? एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री के अंडर। ओके, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। तो वाटर एक्ट 1974 के अंडर ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ सीपीसीबी हैव बीन स्पेल्ड आउट इन द वाटर एक्ट 1974 एंड द एयर एक्ट ऑफ 1981। तो इसके जो ज्यादातर फंक्शंस है वो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के अंदर दिए हुए हैं। ओके, उसके बाद में इट्स ब्रॉड फंक्शंस इंक्लूड प्रमोटिंग क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स, क्योंकि वाटर एक्ट से आ रहा है ना, तो जो भी स्ट्रीम्स है, नदियाँ वगैरह और वेल्स वगैरह, लेक्स वगैरह, इनकी क्लीनलीनेस को प्रमोट करना इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्टेट्स बाय प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एयर एंड टू प्रिवेंट, कंट्रोल और अबेट द एयर पॉल्यूशन इन द कंट्री। तो देखो, वाटर एक्ट और एयर एक्ट के अंडर ये बनाया गया है, तो इसका जो प्रिंसिपल फंक्शन है वो वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फंक्शंस ऑफ द सीपीसीबी। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो देखो, ये तो मेनली याद करने वाली चीज है, इसमें तो समझने का कुछ है नहीं। तो देखो, नंबर 1 इज एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द मैटर्स कंसर्निंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं उन चीज़ों पे जो वाटर और एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में एयर क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है उस चीज़ पे ये एडवाइस करते हैं। जैसे दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है ना सर्दियों में, तो उसको कैसे कॉम्बैट करना है या फिर क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, इस तरीके के एडवाइसेस ये सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, दे प्लान अ नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो पूरे देश में वाटर और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नेशन वाइड प्रोग्राम भी प्लान करते हैं। ओके, उसके बाद में दे कोऑर्डिनेट द स्टेट बोर्ड एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट अमंग देम। तो जो भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, और उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उनको भी रिजॉल्व करने का काम सीपीसीबी करता है। ओके, उसके बाद में दे प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द स्टेट बोर्ड्स। ठीक है, क्योंकि स्टेट बोर्ड थोड़े छोटे लेवल पे काम करते हैं, उनके पास इतनी टेक्निकल असिस्टेंस नहीं होती, इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग होती है, तो ये थोड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं। तो ये स्टेट बोर्ड्स को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, एंड दे कैरी आउट एंड स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन एंड फॉर देयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल और अबेटमेंट। ठीक है, तो ये कैरी आउट करते हैं इन्वेस्टिगेशन या फिर स्पॉन्सर करते हैं इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च को, किस चीज से रिलेटेड? एयर और वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड। ओके, उसके बाद में दे प्लान एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग ऑफ पर्संस इंगेज्ड इन द प्रोग्राम्स ऑन प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो जो भी लोग वाटर और एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी ये कंडक्ट करवाते हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द कंटिन्यूड वर्जन ऑफ द फंक्शंस ऑफ सीपीसीबी। तो 4-5 फंक्शंस और इनके रह गए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो दे ऑर्गेनाइज थ्रू मास मीडिया कॉम्प्रिहेंसिव मास अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मास अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर टीवी वगैरह के थ्रू ये मास अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं। ठीक है, ये एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। दे कलेक्ट, कंपाइल एंड पब्लिश डेटा रिलेटिंग टू वाटर एंड एयर पॉल्यूशन एंड द मेजर्स डिवाइस्ड फॉर देयर इफेक्टिव प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट। तो ये डेटा कलेक्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं और पब्लिश भी करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने प्रोग्राम्स चलाए और एयर और वाटर पॉल्यूशन का क्या स्टेटस है हमारे देश के अंदर। तो ये ईयरली बेसिस पे डेटा भी कलेक्ट और कंपाइल करते हैं और उसको पब्लिश भी करते हैं। ओके, उसके बाद में दे प्रिपेयर मैनुअल्स, कोड्स एंड गाइडलाइंस
रिलेटिंग टू द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड ट्रेड एफ्लुएंट्स। ओके, तो इस तरीके के सिनेरियोज भी रहते हैं, मैनुअल्स बनाना, कोड बनाना, गाइडलाइंस वगैरह प्रिपेयर करना कि किस तरीके से सीवेज वगैरह को मतलब ट्रीट करना है और ये सब। ओके, उसके बाद में डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट टू मैटर्स रिलेटिंग टू द वाटर एंड एयर पोल्यूशन एंड देयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ओके, तो मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह फैलाना और ये सब भी इनका एक काम होता है। They lay down, modify or annul in consultation with the state governments, consult the standards for stream or well, and lay down standards for the quality of air and perform any other functions prescribed by the government of India। ठीक है, तो मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ वाटर क्वालिटी है, स्टैंडर्ड ऑफ एयर क्वालिटी है, उसको ये डिसाइड करते हैं क्या हमें मेंटेन करनी है स्टेट गवर्नमेंट से बात करके, और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई और काम भी इन्हें बता दिया तो वो भी ये करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सीपीसीबी। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन एसपीसीबी की, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये क्या करते हैं। ठीक है, तो एसपीसीबी इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइज, सॉरी गाइस, तो एसपीसीबी इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, अगेन सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड अंडर द वाटर एक्ट 1974। ठीक है, एसपीसीबी इज वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ सीपीसीबी टू इम्प्लीमेंट द एनवायरमेंटल लॉज एंड रूल्स विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे तो सीपीसीबी काम करता है और स्टेट लेवल पे एसपीसीबी काम करता है। ठीक है, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी बिजनेस आइदर न्यू और एग्जिस्टिंग to obtain necessary authorization from their respective state pollution control board in order to carry out the activities of the business in a state। ठीक है, तो किसी को भी किसी स्टेट के अंदर अगर बिजनेस कैरी आउट करना है तो इस एसपीसीबी से, उस स्टेट के एसपीसीबी से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्लू फॉन्ट्स के अंदर जो पॉइंट है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन कि आपको अगर किसी भी स्टेट के अंदर बिजनेस करना है या इंडस्ट्री डालनी है तो एसपीसीबी से आपको एनओसी लेनी ही पड़ेगी। इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है एसपीसीबी के, तो देखो प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद में प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन अलोंग विद द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्विटी। ओके, इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, तो जो भी वेस्ट आता है इंडस्ट्रीज से उसका मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, उसको ट्रीट प्रॉपरली करना है बिफोर दे गो इनटू एनी स्ट्रीम और एनी अदर प्लेस। ठीक है, किसी भी जगह पे उनको डाला जा रहा है तो उससे पहले उनको ट्रीट करके डाला जाए ताकि वो पोल्यूशन ना क्रिएट करे। तो दैट इज द इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसपीसीबी। उसके बाद में स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट अमंग द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाना, ये भी इनका एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में इंकरेजिंग द जनरल पब्लिक फॉर द यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाइक पेपर बैग्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, CFL एक्सेट्रा टू हेल्प रिड्यूस द एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस। ठीक है, तो पब्लिक के बीच में ये अवेयरनेस फैलाना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, पेपर बैग्स का यूज करो, CFL वगैरह का यूज करो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ओके, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। अब फंक्शंस देख लेते हैं इनके, 2 स्लाइड्स आएंगे फंक्शंस के। तो ब्रॉड फंक्शंस ऑफ एसपीसीबीज आर इन लाइन विद द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, मेनली एसपीसीबी और सीपीसीबी के फंक्शन सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, एंड एम्ड एट द प्रिवेंशन, अबेटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल और अबैट करने के लिए ही ये दोनों बोर्ड बनाए गए हैं। ठीक है, मोरओवर द प्राइमरी मोटिव इज टू असिस्ट द एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्री इन द फुलफिलमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो सीपीसीबी जो है वो मेनली एक गाइड का काम करता है और एसपीसीबी इंप्लीमेंटर का काम करते हैं। ठीक है, तो जो भी इंडस्ट्रीज है उनको कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के अंदर ये असिस्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि देखो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इतना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंट को इतना ज्यादा अफेक्ट भी कर रहे हैं, तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है एनवायरमेंट के प्रति। ओके, तो इसलिए कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के अंदर ये एसपीसीबीज उनको हेल्प भी करते हैं। ठीक है, असिस्ट भी करते हैं। उसके बाद में द फंक्शन, और अगर नहीं करते वो लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो या फिर फुलफिल, तो उनको सजा भी देने का काम इन्हीं का होता है। ओके, द फंक्शंस ऑफ द बोर्ड कैन बी डिटेल्ड एज फॉलोज फॉर द फर्दर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसके फंक्शंस क्या क्या है, तो इशूइंग एनओसीज, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द prospective of environmental pollutions including the adequacy of the site from the environmental angle। ठीक है, तो अगर
कोई भी बिजनेस या इंडस्ट्री चालू करनी है तो इनसे एनओसी लेनी पड़ती है, तो वो एनओसी इशू करने का काम यही करते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने कह दिया कि नहीं कर सकते आप इंडस्ट्री चालू, तो नहीं कर सकते, इनके एनओसी के बिना कोई बिजनेस चालू नहीं हो सकता किसी भी स्टेट के अंदर, ओके। उसके बाद में असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी एम्बियंट एयर, ठीक है, एयर क्वालिटी का असेसमेंट ये करते हैं। उसके बाद में असेसमेंट ऑफ द इनलैंड सरफेस वाटर क्वालिटी, ठीक है, सरफेस वाटर्स की क्वालिटी, मतलब सरफेस वाटर्स क्या होते हैं, लेक्स होती है, वेल्स होते हैं, और उसके अलावा रिवर्स होती है, ठीक है, तो उनकी वाटर क्वालिटी का भी असेसमेंट करते हैं। उसके बाद में अगली जो चीज है वो क्या है, कलेक्शन एंड असेसमेंट ऑफ वाटर सेस अंडर द प्रोविजन ऑफ वाटर सेस एक्ट 1977, ठीक है। तो अगर कोई भी इंडस्ट्री मान लो किसी स्ट्रीम या कोई लेक या फिर कोई और वाटर रिलेटेड बॉडी के अंदर अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल रही है, तो उनसे वाटर सेस नाम का एक टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ओके। तो उसका कलेक्शन या ये सारा काम ये लोग करते हैं, ठीक है। असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन सोर्सेज एंड कंट्रोल, ठीक है। तो देखो म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन सोर्सेज ही होते हैं मेनली जो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। म्युनिसिपल सोर्स तो आपको पता ही होगा, मतलब जो सिटीज का इतना सारा वेस्ट होता है जो सीवेज लाइंस के थ्रू जाता है, वो भी किसी ना किसी स्ट्रीम के अंदर जा ही रहा होता है, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, तो उनको असेस करना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको कंट्रोल करना प्रॉपर्ली ट्रीट करके, ये एसपीसीबी का काम होता है, ओके। उसके बाद में कंडक्टिंग मास अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन लाइन विद सीपीसीबी, ठीक है। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज, नोटिफिकेशन ऑफ इमिशन एंड एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इंस्टीट्यूटिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर्स, अगर कोई भी डिफॉल्ट कर रहा है इन फॉलोइंग द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नॉर्म्स, तो उनके अगेंस्ट क्या कहते हैं, लीगल एक्शन लेना एसपीसीबी का काम होता है। इम्प्लीमेंटिंग बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स ऑफ 1998, तो जो भी बायोमेडिकल चीज़ों से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है वो अगर इन रूल्स 1998 के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन का काम भी एसपीसीबी का होता है। तो उसके बाद में इशुएंस ऑफ अथोराइजेशन अंडर द हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल ऑफ 1989, ओके, ये इनका एक काम है। उसके बाद में आइडेंटिफाइंग द ऑन साइट क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान्स, isolated storage etc under the manufacture storage import of hazards chemical rules of 1989, okay. So these are the functions of the state pollution control boards, okay. Now moving forward with the conclusion, ये last point है आपके यूनिट 4A का लास्ट स्लाइड है ये। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैन बी मोस्ट यूजफुल वेपन्स टू बिल्ड द इकोनॉमीज इन सच अ वे दैट दे कैन प्रोवाइड फॉर फ्यूचर जनरेशन इन अ सस्टेनेबल वे, ठीक है। तो सस्टेनेबल गोल्स क्या है कि मतलब इकोनॉमीज को इस तरीके से डेवलप करना है कि फ्यूचर जनरेशंस को भी हम कैटर कर पाएं, अच्छा लिविंग एनवायरनमेंट दे पाएं आने वाली जनरेशंस को। ऑल कंट्रीज मस्ट वर्क टुगेदर टू अचीव दीज गोल्स एंड क्रिएट सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। सारे देशों को मिलकर काम करना चाहिए। ये तो एजेंडा 21 के अंदर मैंने आपको बताया था ना, कोई एक देश नहीं कर सकता, कोई एक रीजन नहीं कर सकता, कोई एक कॉन्टिनेंट नहीं कर सकता, सब मिलकर काम करेंगे तभी ये हो पाएगा। इंडिया हैज पुट टुगेदर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ दीज गोल्स, तो इंडिया ने लॉज तो पास कर दिया है, ठीक है। अब जरूरत किसकी है, व्हाट इज नीडेड नाउ is a strong implementation of these laws to achieve a better relationship between the society and the environment, okay. So this is it for this particular chapter, guys. We are done and dusted with unit 4A, that is law and sustainable development, okay. This was a one short revision video presented by me, Saurav Rajbiwal, graduate of National University Jodhpur, okay. Now we will meet with the unit 4B, that is forms of legal entities, जो एक कंपनी लॉ का लेक्चर है जिसके अंदर अपन अलग अलग फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटीज को डिस्कस करेंगे, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वन पर्सन कंपनी, ओके। तो दिस विल बी द यूनिट 4B. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स ऑन लीगल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद में क्लैट और CUT से रिलेटेड अपडेट्स भी मैं पोस्ट करूंगा, ओके। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, गाइस। सी यू इन विद द यूनिट 4B.